नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा। हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का विकास। सामंतवाद मध्यकालीन भारत की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवस्था थी। इसके अगर हम उदय की बात करें तो कनिष्क के समय में इसका उदय हुआ। उस समय सामंत शब्द का प्रयोग कनिष्क ने अपने अधीन राजाओं के लिए किया जाता था। या सामंतवाद जो है एक ऐसी व्यवस्था थी या एक ऐसा सरकार को चलाने का ढंग था कि नगद वेतन के बदले में कर्मचारियों को वेतन के बराबर जो है भूमि का टुकड़ा दान दिया जाए। फ्यूडलिज्म वर्ड्स की अगर हम बात करें, फ्यूडलिज्म वर्ड जो है ये सामंत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा फ्यूडम से हुई है। सामंतवादी व्यवस्था का अर्थ है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो भूमि और उससे प्राप्त होने वाली आय के नियंत्रण और प्रयोग पर आधारित थी। सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के बदले में सेवाएं प्राप्त की जाती थी। राजा जो है वो सारी भूमि का स्वामी होता था और आगे चल के वो अपने कर्मचारियों को नगद वेतन के बदले में उस भूमि को बांट सकता था। हर्षवर्धन के शासन काल में भी सामंतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। राजपूत काल में सामंतवाद की जो व्यवस्था है वो अपनी ऊंचाइयों पर बहुत तेजी से बढ़ गई। या जो भूमि का दान दिया जाता था तो आगे चल के सामंत भी इसे अपने अधीन कर्मचारियों में बांट देते थे। इसके बदले में सामंत अपने स्वामी की सेवा करते थे। ये एक तरह की, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें, ये एक तरह की पिरामिड की तरह काम करती थी। जैसे राजा जो है वो सारी भूमि का स्वामी होता था और वो अपने अधीन मुख्य सामंत को, वेसल्स इन चीफ जिसको महासामंत भी कहा जाता था, उसको रखता था। महासामंत जो वो अपने अधीन सामंतों को रखते थे और सामंत जो है वो नाइट्स। यानी ये व्यवस्था खत्म कहाँ पर होती थी? किसान या भूमि इन दास, इनके ऊपर आकर ये व्यवस्था खत्म होती थी। सामंतवाद में भूमि का स्वामी जो है वो राजा होता था। वो अपनी भूमि को जागीरों के रूप में कुछ निश्चित शर्तों के बदले में अपने अधीन सामंतों में बांट देता था। अगर कोई सामंत उन शर्तों की पालना नहीं करता था तो राज्य या राजा उसकी भूमि को जब्त कर सकता था और किसी सामंत को जीवन भर के लिए भी, अगर उसके काम बढ़िया होते थे तो जीवन भर के लिए भी ये भूमि जो है उसको दे दी जाती थी। और उसकी मृत्यु के पश्चात राजा की ये इच्छा पर निर्भर होता था कि सामंत से संबंधित जागीर उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को दे या नहीं दे। किंतु अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमें नजर आता है कि ये जो व्यवस्था है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलती रहती थी। अगर हम सामंतों के प्रकारों की बात करें, राजपूत काल में 3 प्रकार के सामंत होते थे। पहली प्रकार के सामंत राज्य के उच्च अधिकारी होते थे जो राजकीय सेवा के बदले में वेतन के रूप में भूमि प्राप्त करते थे। इसमें उसके मंत्री परिषद के व्यक्ति होते थे, जैसे सेनापति की अगर हम बात करें या हम वित्त मंत्री की अगर हम बात करें, जो उच्च अधिकारी होते थे कि उनकी सेवाओं के बदले में उनके वेतन के बराबर जो है भूमि उनको दी जाती थी। दूसरी प्रकार के सामंतों की अगर हम बात करें, ये वो सामंत होते थे राजा जिनके ऊपर आक्रमण करता था और ये पराजित हो जाते थे, फिर ये राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे। राजा उन्हें अपना सामंत नियुक्त कर देता था। तीसरी प्रकार के सामंत वो सामंत होते थे कि राजा पुरोहितों को लगान मुक्त भूमि दान के रूप में प्रदान करता था और इनसे किसी भी प्रकार की सेवा जो है वो नहीं ली जा सकती थी। इन सारे सामंतों को अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि इनको जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसके बदले में इनको एक सेना जो है वो रखनी पड़ती थी। पैदल सैनिक होते थे, उसमें घुड़सवार होते थे। उस सेना का खर्च जो वो अनुमानित आय जो होती थी जहां से वो अपनी भूमि से लेता था उसको सेना के ऊपर खर्च करना पड़ता था। और राजा की जब भी राजा को आवश्यकता होती थी वो सेना जो है वो राजा के पास लेकर जानी होती थी, क्योंकि राजा जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो उसके पास अपनी स्थायी सेना नहीं होती थी, वो सामंतों के ऊपर जो है वो निर्भर रहता था।
यानी एक तरह की सैनिक सेवा जो है वो सामंत को अपने स्वामी के प्रति करनी पड़ती थी। इसी तरह से एक तरह की वित्त जो है उसको अपनी आय से कुछ हिस्सा जो है वो भी राजा को उपहार के रूप में या उसको कुछ हिस्सा राज्य के पास जमा करवाना होता था। वित्त जो सहायता है वो भी राजा को समय समय पर करनी होती थी। अगर हम सामंतों के कर्तव्यों की बात करें कि क्या कर्तव्य थे उनके, क्या वो कार्य करते थे। राजपूत काल में सामंतों के अनेक प्रकार के कर्तव्य होते थे। जैसे अगर हम बात करें तो वो अपने अधीन प्रदेश में महाराजा के आदेशों का पालन का वचन देते थे। वो अपने अधीन प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित रखने के लिए उत्तरदायी होते थे। वो अपने प्रदेश में भू राजस्व इकट्ठा करके महाराजा को उसका निश्चित भाग बेचते थे। वे युद्ध के दिनों और आंतरिक विद्रोह के समय में अपने सैनिकों सहित महाराजा की सहायता भी करते थे। इसके अलावा उन्हें विशेष अवसरों पर महाराजा के दरबार में उपस्थित होना पड़ता था, नजराना भी देना पड़ता था। ये एक प्रकार की राजनीतिक सेवा होती थी। अगर विदेश से कोई मेहमान आया है और राजा को अपनी सत्ता या प्रभाव उसके ऊपर जमाना है तो सामंतों को आदेश देता था कि वो दरबार में हाजिर हो। जितने अधिक सामंत होते थे उतना अधिक राजा के पास उतनी विशाल सेना जो है वो होती थी। तो इससे दूसरे जो विदेश राजदूत आते थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ता था। तो ये एक तरह की राजनीतिक सेवा भी सामंतों को राजा के प्रति पे करनी होती थी। इसके अलावा जो सामंत होते थे, जो भूमि के स्वामी होते थे, उन्हें अपने क्षेत्र के अंदर जन कल्याण के कार्य भी करने होते थे। तो इस तरह की ड्यूटीज जो हैं वो सामंतों को अपने स्वामी के प्रति अदा करनी पड़ती थी। इसके अलावा राइट्स ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स की अगर हम बात करें कि सामंतों के अधिकार, राजपूत काल के सामंतों को अनेक अधिकार भी होते थे। वो अपने अधीन क्षेत्र में भू राजस्व इकट्ठा करते थे, यानी कि लगान, यानी कि भूमि से जो किसानों से लगान इकट्ठा करना होता था। वो अपने अधीन क्षेत्रों में लोगों के दीवानी और फौजदारी मुकदमों का भी निर्णय करते थे। यानी दीवानी का मतलब है पैसे से संबंधित झगड़ों का निपटारा करना, और फौजदारी मुकदमों का अर्थ है कि जो झगड़े होते थे, मारपीट से झगड़े होते थे, जमीनी विवाद होते थे, उनको निपटाना। इसके अलावा अपराधियों से जुर्माना वसूल भी ये लोग करते थे। हम बहुत बड़े बड़े घरों में रहते थे, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, अपने अधीन कर्मचारियों की भी नियुक्तियां करते थे। व्यवहारिक रूप से ये एक किस्म से अपने अधीन जो भूमि होती थी उसके मालिक होते थे, और इन्हें सिंहासन पर बैठने, हाथी पर सवार होने और पालकी का प्रयोग करने का भी अधिकार होता था। तो ये तो उनके कर्तव्य की अगर हम बात करें या उनके अधिकारों की अगर हम बात करें। अगर कोई सामंत जो है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता था तो उसको ऊपर राजा का कंट्रोल भी होता था। कंट्रोल ओवर फ्यूडल लॉर्ड्स की अगर हम देखें तो सामंत यद्यपि अपने अधीन प्रदेशों की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे, उन अधिकारों के साथ साथ राजा ने उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगा रखे थे। जैसे महाराजा समय समय पर सामंतों की जो सेना होती थी, जो सैनिकों की भर्ती करते थे, सामंत या घोड़ों की भर्ती करते थे, तो समय समय पर उसका निरीक्षण करते थे कि सामंत के पास बढ़िया सेना है या नहीं। महाराज के आदेशों का पालन न करने वाले सामंतों की भूमि को जब्त किया जा सकता था तथा उन्हें कम किया जा सकता था। सामंतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस व्यवस्था के क्या लाभ और हानियां थी, देश के इतिहास में सामंतवादी व्यवस्था ने बहुत या किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने में सामंतवादी व्यवस्था ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। सर्वप्रथम इस व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता की जो शक्तियां होती थी वो बढ़ जाती थी, डिवाइड हो जाती थी, केंद्रीकृत शक्तियां नहीं थी। इससे पहले हमें नजर आता है कि राजा के पास ही सारे तरह के अधिकार होते थे, परंतु इस व्यवस्था ने विकेंद्रीकरण कर दिया शक्तियों का। सामंतों को भी बहुत सारे अधिकार जो प्रदान किए, जैसे लगान इकट्ठा करने का, प्रशासन चलाने का, स्थानीय समस्याओं को अच्छे ढंग से समाधान भी हो,
करते थे। प्रशासनिक मामलों में महाराज का इससे क्या हुआ कि भार जो है वो कम हो गया। सामंत राजा से अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर राजा को सहयोग देने की इच्छा भी रखते थे। दूसरा हमें एक और इसका लाभ नजर आता है कि देश के अंदर सामंतों को अपने क्षेत्र संभालने के अधिकार थे, तो इससे आंतरिक शांति और बाहरी आक्रमणों के समय में और देश की सुरक्षा के समय में सामंत राजा को अपने अधिक से अधिक सैनिकों के द्वारा उसको सहयोग देता था। सामंतों ने सांस्कृतिक विकास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। अपने दरबारों में अनेक विद्वानों को जगह दी। प्रादेशिक साहित्य की भावना का भी विकास हुआ। जैसे कश्मीर के इतिहास के संबंध में कल्हण ने राजतरंगिणी, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो, विक्रमादित्य छठे के संबंध में बिल्हण ने विक्रमोदेव चरित, अनेक पुस्तकों की रचनाएं जो है वो लिखी गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिला। अनेक सामंतों ने मंदिर और मूर्तियों के निर्माण, चित्रकला के विकास में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। अगर अब हम इसके डिमेरिट्स की बात करें कि क्या इस व्यवस्था के हानियां थी, अवगुण थे, तो ये जो व्यवस्था है इसके भविष्य के अंदर बहुत भारी परिणाम भी निकले, विनाशकारी परिणाम भी निकले। राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग सामंतों के पास ही रह जाता था। महाराज क्योंकि ये तो एक निश्चित आय तक अपने पास रख सकते थे जितने इनका वेतन होता था, परंतु ये राजा को अधिक पे नहीं करते थे। उनको राजा को वित्त सहायता बहुत कम उसमें करते थे। किसानों से ये अधिक से अधिक लगान जो है वो इकट्ठा करते थे। महाराज को सामंतों की ओर से एक निश्चित आय की प्राप्ति होती थी, इसलिए वो अपने सैनिक शक्ति को मजबूत करने, जन कल्याण कार्यों की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो तो उनके वेतन के बराबर ही होते थे, तो इसलिए वो ध्यान ही नहीं देते थे सैनिकों को बढ़ाने में या राज्य की भलाई के लिए काम करने में। महाराज ऐसे अधिक से अधिक भूमि प्राप्त करने के लिए सामंतों में आपसी झगड़े भी चलते रहते थे। अपनी शक्ति को बढ़ाने का मौका मिलते ही ये अगर राजा कमजोर है तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। इससे क्या हुआ कि बहुत विनाशकारी प्रभाव जो है वो पड़े। सामंतवादी व्यवस्था के कारण किसानों की हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी। उनसे जबरदस्ती जो है वो काम करवाया जाता था, भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, उन पर कई प्रकार के अत्याचार किए जाते थे और वो महाराज के सामने शिकायतें भी नहीं रख सकते थे। महाराज का अपनी प्रजा से संपर्क टूट गया था, क्योंकि बीच में सामंत जो है वो कड़ी का काम कर रहा था और कृषि के उत्पादन पर भी इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। समाज के अंदर अमीर और गरीब दो वर्गों में विभाजित हो गया और ये व्यवस्था आगे चलकर अन्य बहुत सारी जातियों में बट गई। जाति प्रथा जो थी वो पहले से अधिक कठोर हो गई। इस कारण देश की एकता को बहुत गहरा धक्का जो है वो लगा। देश बाहरी आक्रमणों के अंदर बहुत आसानी से फंस गया और आंतरिक विद्रोह भी राजाओं को देखने पड़ते थे। कई बार सामंत क्या करते थे कि जानबूझकर सेना जब राजा मंगवाता था तो देरी से भेजते थे। इसके अलावा जो सामंतों की सेना थी वो राजा का हुक्म न मानकर सामंतों का हुक्म ही मानती थी और सेना के लड़ने का ढंग एक सामंत का अलग होता था, दूसरे सामंत का अलग होता था। एक दूसरे के साथ मिलकर वो नहीं लड़ते थे, आपस में उनका किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं था। राजपूतों को तुर्कों के हाथों अगर हम देखें कि इस समय में जो मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गोरी आक्रमण करने के लिए आए तो हिंदुस्तानी राजाओं को हार का मुंह भी देखना पड़ा और धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बड़े बड़े राज्यों के अंत का भी एक कारण जो है वो बनी। तो हम अगर कंक्लूजन के तौर पर देखें तो ये जो व्यवस्था थी इसने राजनीति को मजबूत करने की अपेक्षा इसके साधनों ने उसको कमजोर किया। किसी निश्चित और दृढ़ नीति को अपनाने और प्रशासनिक एकता को जारी रखना लगभग जो है इस व्यवस्था ने असंभव सा बना दिया। इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार के निजामी के भी यही विचार थे। तो ये हमने सामंतवाद को
पढ़ा, आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को